हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण बनता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? ये बनता है अपवर्तन और परिक्षेपण दोनों के द्वारा। ठीक है, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक में बैगनी कलर ऊपर होता है और एक में लाल कलर ऊपर होता है। ठीक है, अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है और एक ऐसा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तीसरा है सर सीवी रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। ठीक है, तो को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस के लिए किया गया था? प्रकाश परिक्षेपण के लिए किया गया था। ठीक है, प्रकाश परिक्षेपण, प्रकाश परिक्षेपण नहीं, प्रकाश विक्षेपण, सॉरी, प्रकाश विक्षेपण के लिए किया गया था। ठीक है, प्रकाश विक्षेपण आंसर सही हो जाएगा। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, इसका आविष्कार एक इंडियन ने किया था, नाम था नरिंदर कपानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में और कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अगला है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें होती हैं, दो ही चार बातें होती हैं। ठीक है, एक तो हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। पहला पॉइंट ये हो गया, नीचे बता देती हूँ मैं। ठीक है, समतल दर्पण से रिलेटेड पहला क्या है? प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आभासी और सीधा। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है कि अगर पूरा इमेज चाहिए तो प्रतिबिंब 1/2 होना चाहिए, मतलब अगर व्यक्ति का पूरी ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाना है तो मिरर उसकी पूरे ऊंचाई का लगभग आधा होना चाहिए। और अगर आप प्रतिबिंब की तरफ v वेग से सामने आओ तो उसमें कौन सा वेग दिखाता है? 2v। ठीक है, इसका मतलब ये है v और 2v का कि अगर आप प्रतिबिंब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको दुगनी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक रंग बैगनी विचलन दर्शाता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलन बैगनी दर्शाता है। अगला एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देता है? सिंपल सा बात है, वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला है प्रकाश का रंग, मतलब वहां कोई माध्यम नहीं है जिससे प्रकाश परावर्तित हो सके। ठीक है, इसीलिए पूरा क्या होता है? काला दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, प्रकाश का रंग किसके ऊपर निर्धारित करता है? तरंग दैर्ध्य के ऊपर। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो विबजियोर है, ठीक है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसके हिसाब से तरंग दैर्ध्य भी बढ़ते जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ते जाता है, इसी के हिसाब से डिसाइड होता है। रेड कलर कहीं पे भी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि रेड कलर दूर से भी दिख जाता है। ठीक है, रेड कलर इसीलिए जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वायलेट देखें, ये ब्लू हो गया। ठीक है, और जो वायलेट कलर होता है, ये सारे जो कलर्स हैं ये सब हमको वो रेड से थोड़े कम दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये येलो, रेड को वापस ले लो। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो विबजियोर है इसी के हिसाब से रंग डिसाइड होता है। लेंथ, क्योंकि इसका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अधिक होते जाता है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो आवृत्ति क्या होते जाती है? कम होते जाती है। दैट मीन्स कि अगर वायलेट है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति बाकी रंगों से सबसे ज्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु आवर्धित और आभासी, आवर्धित और आभासी पूछ रहा है, ठीक है। आवर्धित और आभासी, आवर्धित और आभासी किसमें प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण में मिलता है, ठीक है, अवतल दर्पण में। अगला है पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। सूर्य के परावर्तन, सूर्य के अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, इसके द्वारा दिखाई देता है। आंसर इज सी, ठीक है। अगला है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन को किसके प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगला है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय तक दिखाई देता है। ये हम सभी देखते हैं कि क्यों होता है ये सब, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य सूर्यास्त के बाद भी और सूर्य उदय से पहले भी दिखाई देता है। अगला है, यदि एक उत्तल लेंस पूछ रहा है, फोकस दूरी दे रहा है 50, तो इसकी शक्ति क्या होगी, डायप्टर क्या होगा, +2 में होगा, ठीक है। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुप्रस्थ है दैट मीन्स वो इस वे में आगे बढ़ रहा है, ऐसे जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, और अगर अनुदैर्ध्य है तो वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन ये डिसाइड करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है, जो एफएम होता है, एफएम उसमें कितना हर्ट्ज का, कितनी आवृत्ति का बैंड, मतलब प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है, होता है 88 से 108 मेगा हर्ट्ज का परास यूज किया जाता है। अगला है, एमआरआई मशीन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ एक सीटी स्कैन भी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें एक्स रेज का यूज किया जाता है, ठीक है। और सीटी स्कैन से एमआरआई को अच्छा मानते हैं, एक तो शरीर से एक्सरे को नहीं गुजरने देता, लेकिन अगर आपने कभी मतलब टूथ कैपिंग करवाते हैं अगर टाइटेनियम का या फिर किसी और धातु का जो मतलब मैग्नेट की तरफ इफेक्ट हो, तो आपको एमआरआई मशीन में जाने से पहले उसे निकालना पड़ता है, चुंबकीय तरंग, या फिर शरीर में कभी कोई मेटल का काम हुआ हो तब भी एमआरआई मशीन में जाने से पहले निकालना पड़ता है। अगला, निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की होती है, ठीक है। वहीं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसकी एक्स किरणों की होती है। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है पूछेगा तो एक्स किरणों की होती है, मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की होती है, लेकिन सबसे अधिक आवृत्ति इसकी ज्यादा होती है, और गामा किरणों की सबसे कम आवृत्ति होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अगला है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। सीटी स्कैन में प्रयोग क्या लाई जाती है, सीटी स्कैन में क्या प्रयोग, हाँ अभी मैंने बताया, सीटी स्कैन में क्या प्रयोग में लाई जाती है, एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। और एमआरआई में चुंबकीय किरणें। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा गर्त, श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। ध्वनि के वेग के बारे में देख लीजिए आप, सबसे अधिक होगा धातु में,
मेटल में, ठीक है, फिर हो जाएगा द्रव में यानी लिक्विड में, फिर हो जाएगा गैस फॉर्म में। ध्वनि का वेग ऐसे ही गमन करता है, मेटल में सबसे अधिक, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगला है निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे ज्यादा किस में होगी, मतलब निम्न द्रव्यों में पूछ रहे हैं, कुछ दे दिया है और इसमें ध्वनि सबसे ज्यादा किस में भागेगी, तो स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। किस में भागेगी, स्टील में, क्योंकि स्टील एक धातु है, ठीक है। शिकार पर पक्षियों या, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, ये प्रतिध्वनि निर्धारण का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, ये जो मतलब कुछ ध्वनि भेजते हैं, ठीक है, ध्वनि, और वो अगर किसी धातु से टकराती है तो वो ध्वनि कहाँ तक पहुंची, किससे टकरा के वापस आई, ये वो पता लगा लेते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण, जो जिसकी क्षमता डॉल्फिन में और चमगादड़ में होती है, ठीक है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए, नगर बोलेगा या फिर रात के समय बोलेगा या फिर मानक बोलेगा तो वहां पे सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। नगर बोला, नगर के लिए सुरक्षित, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है, वो है 45 डेसिबल, ठीक है। 45 डेसिबल नगर के लिए है, ठीक है। और मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर पूछा है तो मनुष्यों के लिए 60 डेसिबल है, मनुष्यों के लिए 60 डेसिबल है। नगर के लिए पूछेगा तो 45 डेसिबल, मनुष्यों के लिए पूछेगा तो 60 डेसिबल। ये 60 डेसिबल मानक है, ठीक है। डेसिबल से किसे मापते हैं, डेसिबल से किसे मापते हैं, वातावरण में ध्वनि को नापते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज है ग्रीन मफलर, ठीक है, ये आ जाता है ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर, इसका मतलब क्या है कि सड़क के किनारे क्या किया जाए, पेड़ लगवाए जाएं, जिससे क्या होगा, जो ध्वनि होगी वो पेड़ों से टकराएगी और ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलेगा। अगला है रात के समय में, ठीक है। अब पूछ रहा है रात के समय में, रात के समय में क्या होता है, 45 डेसिबल मानक है, शोर की अनुमत स्तर है 45 डेसिबल। इसी के बेसिस पर कई बार शहरों में 10 बजे से ज्यादा रात को कुछ बैंड वैंड बजाने से मना कर दिया जाता है, ठीक। अगला है एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। वो जो सटाते हैं, मतलब जिससे सोनोग्राफी जिस मशीन से की जाती है उसमें क्या होता है, परश्रव्य ध्वनि निकलती है। परश्रव्य ध्वनि कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ध्वनि की 3 रेंजों में होती है, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, एच जेड। इससे जो कम ध्वनियां होती हैं ये अवश्रव्य कहलाती हैं। यहाँ पे इस लेवल में जो ध्वनियां होती हैं ये श्रव्य ध्वनियां होती हैं, ये हम सुन सकते हैं, हम सुन कितना सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को। और जो 20,000 से ऊपर की ध्वनियां होती हैं ये पराश्रव्य होती हैं, ठीक है। अगला है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते, उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, बहुत ही मंद गति से चलती है, वहां वायुमंडल नहीं है, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। अगला है म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए, ध्वनि अवशोषित करना चाहिए, ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जब भी कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट किसी हॉल में हो तो वहां की दीवारें ऐसी होनी चाहिए जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। अगला, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है, तेज किस में चलेगी, लोहे की छड़ में चलेगी, क्यों, क्योंकि ये धातु है। अगला है ध्वनि तरंगे क्या निर्वात में चल सकती हैं, नहीं चल सकती, केवल ठोस माध्यम में चलती है, नहीं, द्रव में भी चलती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, नहीं, द्रव और गैस दोनों में चलती है, ठोस द्रव गैस दोनों में चलती है, बस गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका नहीं पड़ता, तापमान का नहीं, सॉरी, किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रेशर का नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रेशर का नहीं पड़ता है। अगला है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की। अगला है सामान्य टीवी रिमोट, ठीक है,
टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं, ठीक है, अवरक्त तरंगे होती हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? निर्वात में गमन नहीं करता है ध्वनि, ठीक है। अगला है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, इससे इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए कि परश्रव्य ध्वनि इस तक आए, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए कम से कम। अगला है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, कितना अनुमानता है ध्वनि का वायु में वेग? ये अनुमानता है 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला है पराश्रव्य ध्वनियां वे हैं जो जिनकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक 20 हर्ट्ज से कम और एक 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ये अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है, ये श्रव्य ध्वनि कहलाती है और ये पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ठीक है, ध्वनि की गति किसमें रहेगी? यहाँ पे ग्रेनाइट भी दिया है, लोहा भी दिया है, तो किसमें अधिक रहेगी? लोहा में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व पूछा, ठीक है, तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। क्यों अधिक होता है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में? क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ठीक है। अगला ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या व्यतिकरण। किसमें कौन सी घटना नहीं होती है? पोलराइजेशन की घटना नहीं होती, ठीक है। पोलराइजेशन की घटना किसमें होती है? ये होती है प्रकाश में। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।